जी हाँ, युद्ध कोरोना के विरुद्ध। कोरोना के भयावह दौर में आत्मबल और आपसी सहयोग की बहुत जरूरत है। टेस्ट से लेकर इलाज तक के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को हमारी और आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अपने देश के लिए और अपनों के लिए जरूरत की इस घड़ी में खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग ध्वस्त हैं, इलाज का बंदोबस्त लचर है, लेकिन एक दूसरे का साथ देकर और एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर जीवन को बचाने की कोशिश चल रही है। कुछ लोग और संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से एक है अभ्युदय मिशन। इस मिशन से जुड़े हुए नौजवान गजब की सेवा इस दौर में कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें यूथ अभ्युदय मिशन से जुड़े हुए उन तमाम लोगों की, उन तमाम वॉलंटियर्स की, जिन्होंने इस दौर में एक बीड़ा हाथ में उठाया है, और वो बीड़ा है लोगों की मदद का, लोगों को सहारा देने का और लोगों को इस उम्मीद के जरिए आगे बढ़ने का मार्गदर्शन भी देने का कि हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। ये नौजवान मरीजों के बहुत काम आ रहे हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, खास लोग जुड़ेंगे बात करने के लिए। जो लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विकास देशवाल, सीनियर कंसल्टेंट, रेलवे हॉस्पिटल कोलकाता, हमारे साथ जुड़ेंगे। गर्वित विज, राष्ट्रीय संयोजक यूथ अभ्युदय मिशन के हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही प्रतीक अग्रवाल, सदस्य यूथ अभ्युदय मिशन, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का तेज तर्रार चेहरा अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस बीच में हम तमाम वो बातें करेंगे जो कोरोना को लेकर की जाने वाली समाज की तरफ से उन लोगों के लिए जो लाचार अवस्था में आ गए हैं, उन लोगों की मदद की है। राजनीति की बात यहां इसलिए नहीं होगी क्योंकि राजनीतिक वार पलटवार अक्सर चलता रहता है, लेकिन इस सब के बीच से निकलकर कोई अगर जमीन पर मिसाल खड़ी करता है तो उसको लोगों के सामने लाना जरूरी है, उसका आना जरूरी है। उसने किस तरह की हिम्मत रख के इस मिशन को अंजाम देने की कोशिश की है, यह भी समाज के सामने आना जरूरी है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से तेज तर्रार नेता हैं, अपनी बात ठोक कर और दम के साथ रखते हैं। लेकिन जब कोरोना के खिलाफ देश आपातकाल में जूझ रहा है तो इन्होंने अपनी तमाम बयानबाजी, तमाम वार किनारे रख दिए, जमीन पर उतरे और एक ऐसी मिसाल पेश करने की कोशिश की जिसकी दरकार आज हर किसी से है। अनुराग भाई, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। तमाम दूसरे भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुराग भाई, आप लगातार सरकार की तमाम ऐसी कोशिशों पे जो पूरी नहीं हो पाई, जो केवल वायदे ही रह गई, उन पर हमलावर रहे हैं। लेकिन आपने इस कोरोना के दौर में एक अलग कोशिश की। आप केवल सरकार की आलोचना से अलग हटे, जमीन पर उतरे और उस काम को अंजाम देने की कोशिश की जिसको अंजाम देने में तमाम लोग पीछे हट जाते हैं। अनुराग भाई, ये सफर बताएं और आप क्या कुछ कर रहे हैं, दर्शकों की जानकारी मिलाएं। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, देश के अंदर में या समाज के अंदर में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिनके दोस्त हैं, जिनकी समाज में एक थोड़ी सी पहचान है, तो लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है उस समय कि आप उनकी मदद के लिए आगे जाएं। और मैं ये मानता हूं कि अगर ये जरूरी नहीं है कि आप सक्षम हो मदद करने के लिए, लेकिन आपके अंदर में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप घर से बाहर निकलेंगे, और आप अगर 100 दरवाजे पे जाएंगे या 10 दरवाजों को आप कम से कम खटखटाएंगे तो उसमें एक दरवाजा आपके साथ जरूर चल पड़ेगा मदद के लिए। ऐसा मेरा मानना है। तो जब कोई मदद के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, बेड में आपको हॉस्पिटल में बेड चाहिए, या प्लाज्मा चाहिए, या किसी तरह से वेंटिलेटर की व्यवस्था चाहिए, तो हम फटाफट लग जाते हैं। कई बार हमें खुद, जैसे आप दिखा रहे हैं, विजुअल देख रहा हूं मैं, खुद मुझे जाना पड़ता है। तो आप देखिएगा, मैं इसमें चप्पल में चला जाता हूँ कई बार अभी विजुअल आपको रात के भी दिखेंगे, क्योंकि हम सोचता हूँ जैसे घर वालों को पता ना चले, चुपके से निकल जाओ। अगर वो कुर्ता पहन के निकलेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ। कई बार ऐसे उनको लगता है कि शायद मैं नीचे ऑफिस में जाके बैठूंगा, और मैं चुपके आस्ते से खुद ही भर्ती कराने चला जाता हूँ, क्योंकि इतना जरूरत है इस समय लोगों को। लोग इतने बदहवास और परेशान होते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लगता है कि हमें कोई कंट्रीब्यूशन हमारा समाज के प्रति तो होना चाहिए ना, समाज के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमेशा राजनीति तो अच्छी नहीं लगती। देखो, हम सब रहेंगे तो राजनीति रहेगी। राजनीति तो तभी करेंगे ना जब हम सब समाज में सब कुछ अच्छा होगा, तो राजनीति भी करने भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब कुछ समाज ही नहीं रहेगा, सब अपने लोग
बिखर जाएंगे, अपने लोग टूट जाएंगे, अपने लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कई बार आपको ये सब चीजें छोड़ देनी पड़ती हैं और सिर्फ एक सेवा भाव से लगना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोग इस सफर में मिले जो ट्विटर पे मुझे टैग करते हैं, मदद की जरूरत होती है, फिर मैं किसी को बोलता हूँ, फिर वहां से किसी को बोलता हूँ, तो एक चेन बन जाती है, पूरी चेन बनती है। तो कोई अकेला मैं नहीं होता हूँ, मैं तो सिर्फ मोबिलाइज करता हूँ। मुझे सिर्फ जगना पड़ के उनको मैसेज और उनके फोन करके उनसे एक चेन बनानी पड़ती है। तो कई बार डायरेक्ट मदद हो जाती है, मैं फोन कर देता हूं तो हो जाती है। कई बार मैं चेन बनाता हूं, मैंने किसी को बोला, फिर उससे वो किसी तीसरे को बोलता है, फिर चौथे को बोलता है, तो मदद, चूंकि गाजियाबाद में, मैं लखनऊ में है तो गाजियाबाद मदद हो जाती है। अगर कोई दोस्त मान लो गुड़गांव में है तो मैंने किसी को बोला, उसने किसी को बोला, उसने किसी को बोला। तो एक चेन बनाने की जरूरत होती है। अगर आप चेन बनाएंगे और इच्छा शक्ति होगी तो आप सबकी मदद कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हिंदुस्तान में हम ही लोग तो समाज में रह रहे हैं, हम ही में से कोई डॉक्टर है, हम ही में से कोई हॉस्पिटल का मालिक है, हम ही में से कोई जर्नलिस्ट है, हम ही में से कोई ब्यूरोक्रेट है, हम ही में से कोई नेता है, हम ही में से कोई जिसको कोरोना हुआ वो प्लाज्मा दे सकता है। तो है तो इसी समाज के लोग ना। आपको सिर्फ उस समाज के लोगों के अंदर में कनेक्ट करने की जरूरत होती है। उसके लिए थोड़ा सा पीड़ा तो लेनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा तो उनके बारे में आपको दिन रात एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो आप लोगों की मदद कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमने किया तो हमें इसका रिजल्ट पता चला कि नहीं, अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो लोग आपके साथ आके खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास रखे हुए हैं या कुछ है, वो चैन बनती है ना, चैन एक दूसरे की रिक्वेस्ट से बनता है। जैसे कल गाजियाबाद किसी को चाहिए था तो मैंने कहां से 4-5 नंबर मिलाने के बाद, मेरे एक टीचर होते थे मुझे याद है, फिर मैंने अपने टीचर को फोन किया, सोचिए वो रहते हैं वहां पे वैशाली में, फिर उनको फोन किया तो उन्होंने फिर अपने एक जो उनके साथ पीएचडी कर रहा है उसको फोन किया, तो वहां से एक सिलेंडर उसके वो जुगाड़ करके ले आया, अपने गुरु के नाम पे ले आया। तो अल्टीमेट जिसको पहुंचना था उसकी मदद होगी। तो ऐसे ही लगातार अगर आप देश के अंदर में या उत्तर प्रदेश के अंदर में चैन बनाएंगे तो आप लोगों की मदद कर लेंगे। मैं सबसे यही कहूंगा कि सब लोग मिलकर एक चैन बनाइए, चैन से ही मदद हो पाएगी। कोई व्यक्तिगत कोई किसी की मदद क्या करेगा, मैंने फिर कह रहा हूँ, चैन बनती है और उसके लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होगी तो आप मदद कर लेंगे। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ऐसा हमने तमाम कहावतों में सुना भी है। अनुराग भाई, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपसे एक यहाँ पर बात कहना चाहता हूं। आपने कहा हमारे में से ही राजनीतिक हैं, हम ही में से ही डॉक्टर है, हमारे अंदर से ही जर्नलिस्ट है, हमारे अंदर से ही तमाम व्यापारी हैं, लेकिन हमारे अंदर ही कालाबाजारी भी है। अनुराग भाई, इस कोरोना काल ने अगर लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में पूरी तरीके से उघाड़ कर रख दिया है, तो ऐसे कालाबाजारी भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, जिन्होंने एक रेमडेसिविर के 50-50 हजार वसूले, जिन्होंने 800 रुपए के सिलेंडर के 25,000, 50,000, 1 लाख तक वसूले। और इन्हीं के चलते आज बहुत सारे लोगों को जो मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर हैं उन्हें जुड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग उन जैसे लोगों के लालच को तोड़कर जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है, कितना चोट लगती है जब आपको पता लगता है कि तमाम ऐसी मदद जो हो सकती थी वो ऐसे ही चोर, लालचियों, कालाबाजारियों के चलते लोगों की जान लेने में एक तरीके से योगदान अदा कर गई। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप समाज के अंदर, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि हमने डॉक्टर से भी मदद ली, पत्रकारों से भी कहीं मदद हुई, कहीं आम जनता से भी हुई, कहीं व्यापारियों से भी हुई। अब जो कालाबाजारी करते हैं, देखिए अगर हम निगेटिव देखने चलेंगे, बुरा देखने चलेंगे समाज के अंदर में, तो फिर देखो निगेटिव खोजोगे तो आप पॉजिटिव कहां से ले पाओगे। अभी आपको मदद करनी है, आप कौन कालाबाजारी कर रहा है मैं उसके पीछे अगर खोजने चला जाऊंगा तो हमारा जिसको ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत है, जिसको बेड की जरूरत है, तो हम कालाबाजारी के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। तो ये जिम्मेदारी पुलिस वालों अपना खोजें, लेकिन हम जो व्यापारी और जो और लोग जो मिलके लोगों की मदद करते हैं वो पॉजिटिव लोग एक साथ आते हैं। और पॉजिटिव लोगों का एक ही मतलब होता है, मैं आपको सच बता दूं, किसी ने भी एक पैसा भी एक दूसरे से नहीं लिया। जिन व्यापारियों ने मदद की उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने उनकी मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि नहीं इसके लिए बदले में मुझे पैसे चाहिए, किसी ने नहीं लिया। और किसी साथी ने, मैं ये जरूर हुआ कि कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हर्ट करते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। रात को 2 बजे मैं किसी को फोन कर देता हूं तो नहीं उठाता, गलती से मैं फोन उनके घर में किसी दूसरे सदस्य को मिला देता हूं तो वो उठाता है, तो फिर झिझलाता है, कई बार कुछ उल्टा सीधा भी बोल देता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो मदद करने के लिए जा रहा हूं ना, तो इसका उल्टा सीधा मैं अपने लिए तो मदद मांग नहीं रहा हूं। तो कई बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है। मेरी तो कम से कम 20 बार इस दौरान हुई। और यही बात है अनुराग भाई, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रखकर आप फिर भी मदद में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर विकास देशवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट, रेलवे हॉस्पिटल कोलकाता। मेरे साथ गर्वित विज भी जुड़े हुए हैं, प्रतीक अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले गर्वित विज आपके पास आना चाहूंगा। यूथ अभ्युदय मिशन ने भी वही कोशिश करनी शुरू की है जिसकी आज दरकार देश के हर हिस्से में है। उन लोगों को आगे निकलना होगा जो लोग अभी ठीक हैं, जो लोग दूसरों का सहारा बन सकते हैं।
हैं, आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से मदद कर रहे हैं उन लाचारों की जो कि सांसें गिन रहे हैं आखिरी इस उम्मीद में कि ये आखिरी साबित नहीं होंगी, इसके बाद भी जिंदगी बेहतर तौर पर उनके साथ आएगी। गर्वित विज, गर्वित विज बताएं, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए क्या क्या प्रयास आप कर रहे हैं। जी आपको सुन पा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर विकास देशवाल, डॉक्टर विकास देशवाल, सीनियर कंसल्टेंट, रेलवे हॉस्पिटल कोलकाता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास देशवाल, कितनी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी नया वेरिएंट इस वक्त आंकड़े बढ़ाने में लगा हुआ है, और क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? जी जिसमें हमने जितने भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने बिजी शेड्यूल्स में से कुछ समय निकाल कर इस मुहिम को दे सकते हैं, वो देश भर से जुड़े हैं। वैसे कोलकाता से, उत्तराखंड से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और वो सब लोगों ने कहा कि हाँ, हम हर दिन का आपको 1-1 घंटा देंगे। ऐसे ही हमने सुबह 9 से 11 बजे तक की एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके अंदर कई सारे कॉलर्स लगातार जुड़े हैं देश भर से, जो कहीं ना कहीं वैसे तो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर घर में आइसोलेशन में कहीं घबराए हैं, डर रहे हैं कि क्या उनको जो ट्रीटमेंट मिले सही है कि नहीं है। तो उनको उसके लिए डायरेक्ट अच्छे से गाइडलाइंस मिल सके, वो क्या उनके पास संसाधन ऐसे जुटा सके वो कि उनकी जो हेल्थ है वो जल्दी ठीक हो सके। तो उसके लिए जो डॉक्टर्स है उनको दवाइयां बता रहे हैं, उनको हिम्मत भी दे रहे हैं, उनको अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। इस 2 दिन में इस मुहिम का असर ऐसा रहा कि पहले हमने इसकी जो लाइन्स थी हमारी, हमने सुबह 11 से 6 के लिए खोली थी, लेकिन आज हमें इसकी लाइन्स हमने सुबह 9 से रात 11 तक करी है। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग 24 घंटे भी इस लाइन्स को चलाएंगे। साथ ही साथ हमारे आश्रम के और अन्य प्रकल्प भी साथ चल रहे हैं, जिसमें हम फील्ड पे उतरकर लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको हमारे आश्रम के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं रोहित केसरी जी, वो आपको बताएंगे विस्तार से कि हम कैसे काम कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रतीक अग्रवाल, कितने लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं? प्रतीक अग्रवाल, ऐसे कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ मिलकर इस मदद को, इस हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं? अनुराग भदौरिया साहब ने तमाम बातें बताई, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनके जरिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? कहां कहां जाकर मदद पहुंचा रहे हैं? थोड़ी समस्या आ रही है ऑडियो में, तमाम लोगों के ऑडियो में समस्या आ रही है मेरे तमाम मेहमानों से जुड़ने में। अनुराग भाई अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अनुराग भाई की बात काफी साफ स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। अनुराग भाई, लोग अस्पतालों में भी परेशान हैं, लोग शमशान घाट कब्रिस्तान में भी परेशान हैं, लोग अपनी जरूरत के सामान को लेकर भी परेशान हैं। इसको लेकर आप और आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, कहां कहां जाकर मदद पहुंचा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश से बाहर भी अगर दूर इलाकों से आपके पास कोई पुकार आ रही है तो वहां तक भी आप पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, वेस्ट बंगाल से आती है, कई बार बिहार से आती है, राजस्थान से आ जाती है। तो ये देखो, चूंकि आपको अगर कोई व्यक्ति ट्विटर पे फॉलो कर रहा है तो उसको कोई मदद की जरूरत होती है तो आपसे तुरंत टैग करके आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी मदद कर दीजिए। महाराष्ट्र के बहुत लोग हैं जो यूपी या दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली वाले भी मदद मांगते हैं। तो जहां जिसकी जो कनेक्टिविटी है, आदमी हाथ पैर मारता है, तो जब वो रिक्वेस्ट करता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसकी मदद करें। तो हम मदद करने के लिए फिर मैंने कहा ना, फिर अब जैसे ही आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, लोग परेशान होते हैं। कई बार दुबई से फोन आता है,
कि मेरी माँ वहाँ पे है, मेरी बहन वहाँ पे है और उनको कोविड हो गया है, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, अभी आ नहीं सकता हूँ, तो उनको कैसे हॉस्पिटलाइज किया जाए, कैसे उनकी व्यवस्था की जाए। तो फिर हम लोग उनकी व्यवस्था कराते हैं, कैसे उनको व्यवस्था की जाए। फिर वहाँ पे लोकल जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, जो हमारे अपने, वो जाके उनसे मिलते हैं, फिर उनको हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश करते हैं और अंततः मदद हो जाती है। तो देखिए ना, आप हिंदुस्तान के जो लोग बाहर रह रहे हैं, अब उनकी जो बाहर रह रहे हैं, और हमने एक अपना वीडियो भी डाला था, उसमें मैंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ के जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ हैं, वो समझें कि वो मैं यहाँ हूँ तो कोई चिंता ना करें, और कोई बात हो तो मुझे जरूर मैसेज दें। तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी हमारी सबकी हो जाती है, हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रह रहे हैं और उनकी फैमिली वाले यहाँ हैं, तो हम उनकी मदद करें। तो ये मदद करने के लिए आपको, मैंने कहा ना, एक ही शब्द है, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अलग हटानी पड़ती है, थोड़ा सा अंदर में थोड़ा दर्द लेना पड़ता है, थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है, फोन करनी पड़ते हैं, थोड़ा दूसरों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक बार नहीं 10 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से। कई बार वो इरिटेट भी हो जाते हैं जिनसे आप 4-5 मदद मांगते हो, फिर वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, तो फिर दूसरा रास्ते खोज लेते हैं कि चलो फिर उनके थ्रू वहां पे जाते हैं। तो मैंने, आप अगर चाहोगे तो किसी ना किसी की मदद कर सकते हो। मैंने कहा ना, ये कहा जाता है कि जब किसी की सच्चे मन से मदद करने चाहते हो तो पूरी कायनात आपके साथ होती है जी। तो आप अगर सच्चे मन से मदद करोगे तो आप मदद कर ले जाओगे व्यक्ति की, बट आपके अंदर मदद वाली भावना होनी चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूं तो मैं अपने भावनाओं के साथ कर रहा हूं, उसमें कोई, मैं तो नहीं देखता कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, या बीएसपी का है, या किसी दल का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है। हिंदुस्तानी है, उसने मदद मांगी है, मदद करनी है। कभी पूछा ही नहीं कौन हुआ। इतनी बार इंसिडेंट हुआ कि किसी हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत थी और हमने किसी अपने साथी को फोन किया, तो थोड़ी उसने जात धर्म देखी, गया अपना खून दे के आया और मैसेज कर दिया, सर हमने दे दिया, होगी बात, वहां होगी। तो एक्चुअल क्या होता है, जो आप मदद करने के बाद जो कहते हैं ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जो खुशी मिलती है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमने किसी की मदद की। जी, मदद करने में वाकई अनुराग भाई बहुत खुशी मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मदद करने में बहुत खुशी मिलती है और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम सवाल यहाँ पर यह भी है कि हम इस मदद के स्तर पर आए ही क्यों नहीं हम तैयार रहे। लेकिन जितना भी हम तैयार रहे, हम कितना तैयार रहे। डॉक्टर विकास देशवाल मेरे साथ, सीनियर कंसल्टेंट, रेलवे हॉस्पिटल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास, क्या कुछ कर पा रहे हैं आप मरीजों के लिए? कहां दिक्कतें आ रही है और कहां आपको लग रहा है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं? संपर्क साधने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तुलका जी भी शायद मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तुलका जी, क्या करना चाहिए और क्या कर रही हैं आप ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त इस कोरोना महामारी से, इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं? चलिए, मैं संपर्क साधने की कोशिश करूंगा अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो लोग जो इस वक्त मदद कर रहे हैं, उन लोगों की बहुत जरूरत है हौसला अफजाई की। इसमें राजनेता भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी पार्टी, अपने समर्थकों की उस लाइन को तोड़ा है और सभी को एक तरीके से देख रहे हैं। उसके लिए चाहे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़े, चाहे वो अपने काम के घंटे ज्यादा बढ़ा लें, लेकिन लोगों की हर पुकार, हर मदद की आवाज पर ये राजनेता भी आगे निकल कर जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति जो पैदा हुई है, आप मुझे बहुत सारी अपनी कोशिशें बता रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं आपसे तमाम मुद्दों पर तो इससे पहले कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन आज ऐसा मुद्दा है जहां मेरा और आपका दिल एक जैसा ही है कि हर आखिरी सांस की इच्छा में जी रहे शख्स को पूरी सांसें दी जाए, उसको जिंदगी दी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसी समस्या से दो चार है, जो आपका गृह राज्य भी है, वहां पर क्या कुछ किया जाना जरूरी है और साथ ही पूरे देश में कि अगर आगे ऐसी स्थिति हो तो हम समय रहते तैयार रहें? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को जो करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया नहीं। सरकार को 1 साल पहले यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, यहाँ बेड की व्यवस्था करनी चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए, तो सरकार को काम करना चाहिए। सरकार वहां फेल हुई। लेकिन चूंकि जब किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को बेड की जरूरत है, उस समय उससे हम सरकार की कमियां तो नहीं गिनाएंगे। उस समय हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे हम हॉस्पिटलाइज कराएं, कैसे हम ऑक्सीजन की व्यवस्था करें।
बाद में जब हम बात करेंगे तो सरकार की शिकायत कर लेंगे, लेकिन अभी आपदा का वक्त है। आपदा के वक्त में हम कैसे अपनी उस व्यक्ति की सांस बचा लें, उसकी सांस उखड़ रही है, उसकी सांसों को कैसे हम रोक लें, इसके लिए हम लोग दौड़ पड़ते हैं कि उसको कैसे ऑक्सीजन मिले, कैसे उसको व्यवस्था हो जाए हॉस्पिटल में। फिर जो सरकार की कमियां हैं वो तो अपनी जगह हैं ही। अगर सरकार की कमियां नहीं होती, सरकार ने अगर कुछ काम किया होता तो आज ये हम लोग को चिंता क्यों करनी पड़ती, आज हम लोग को क्यों दौड़ना पड़ता। अगर क्या हर जिले में सीएमओ है, हर जिले में डीएम है, हर जिले में वहां पे डिप्टी सीएमओ है, हर जिले में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एमएस है, एमएस के नीचे डिप्टी एमएस है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, उसके बाद भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं। इसके मतलब कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो लोगों को मदद की जरूरत। अनुराग भाई यकीनन आप तारीफ के काबिल हैं, यकीनन अनुराग भाई आप तारीफ के काबिल हैं, आप उस दर्द को समझ रहे हैं और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है कि आप एक राजनेता से बड़े एक इंसान के तौर पर इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपकी तारीफ इंडिया न्यूज की तरफ से भी, हम तमाम लोगों की तरफ से, कि आप उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं की थी कि यार एक किसी की फादर की डेथ हो जाएगी तो अपनी डेड बॉडी के लिए उसको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, उसको गाड़ी के ऊपर, अपनी कार के ऊपर बांध के ले जाना पड़ेगा। कभी हमने ऐसे नए भारत की कल्पना नहीं की थी कि जब हम शमशान घाट पे हमारी डेड बॉडी जा रही है तो लाइनें लग रही हैं, 2-2 दिन की लाइनें लग रही, तो ये तो नए भारत की कल्पना नहीं थी। लेकिन चूंकि अब उस पे बात करके फायदा नहीं है, जरूरत है अभी लोगों की मदद करने की। तो मैं चलिए, आप जैसे लोग निकल रहे हैं तो ही ये समाज बचा हुआ है और इस समाज में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मदद के लिए कोई ना कोई आगे जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।